नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर, जिसमें हमने पीछे वाली क्लास तक पढ़ा था कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या शब्द जोड़े गए, कैसे क्या शब्द थे उसमें। आज उसी क्लास को आगे करते हुए हम आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ कहे गए कथनों पर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रस्तावना के बारे में कहे गए कथन। ठीक है, यानी संविधान, जिस प्रकार भारतीय संविधान है हमारा, उसमें कितने कथन कहे गए हैं। किसी को संविधान की आत्मा कहा गया, किसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। उसी प्रकार इस प्रस्तावना में भी कुछ कुछ इनके बारे में कथन कहे गए हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले व्यक्ति थे ठाकुरदास भार्गव, जिन्हें आपने संविधान सभा में पढ़ा होगा। ठाकुरदास भार्गव ये कहते हैं कि भारतीय संविधान की जो ये प्रस्तावना है, ये संविधान की आत्मा है, संविधान का गहना है। अभी तो ये कह दिया कि ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यानी पहले व्यक्तित्व जिनका नाम है ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव क्या कहा है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया। प्रस्तावना को कहा प्रस्तावना को संविधान का गहना कहा, संविधान का गहना कहा। ठीक है, यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान का गहना, और पूरे भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना को कहा। संपूर्ण भारतीय संविधान में प्रस्तावना को महत्वपूर्ण भाग कहा। ठीक है, एक व्यक्ति तो जिनका नाम ठाकुरदास भार्गव है। उसी प्रकार एक व्यक्ति थी नानी पालकीवाला। ठीक है, नानी पालकीवाला केशवानंद भारती, आपने वाद सुना होगा जो 1973 में हुआ। केशवानंद भारती में मुख्य वकील के रूप में ये नानी पालकीवाला हुआ करते थे। इन्होंने कहा कि ये संविधान की जो प्रस्तावना है, ये संविधान का एक तरीके से परिचय पत्र है। जिस प्रकार हम कहीं जाते हैं तो अपना परिचय पत्र दिखाते हैं, जिस परिचय पत्र के आधार पर हमें आगे वाले डिसाइड करते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति है, जो इनका नाम ये है। उसी प्रकार भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, इसे संविधान का परिचय पत्र कहा। किसने कहा? नानी पालकीवाला ने। दूसरे व्यक्तित्व का नाम नानी पालकीवाला, नानी पालकीवाला। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, यानी ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा, नानी पालकीवाला ने क्या कहा, उसी प्रकार एक व्यक्ति और हुआ करते थे, जिसमें ये, जैसे आप जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हो तो उसमें एक पथ निरपेक्ष शब्द सुना होगा आपने। ये पथ निरपेक्ष शब्द आप जानते हो कि बाद में ऐड किया गया था। ये पथ निरपेक्ष शब्द जो देने वाले, यानी कि जिन्होंने प्रस्ताव किया कि आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस पथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ो, उनका नाम था ब्रिजेश्वर प्रसाद। ब्रिजेश्वर प्रसाद ने कहा कि आप संविधान में पथ निरपेक्ष शब्द जोड़े। आप नोट लगा के लिख सकते हैं इनको। प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ का प्रस्ताव
यानी आप पंथ निरपेक्ष शब्द आप सुनते हो, जो भी संविधान में पढ़ते हो, वो पंथ निरपेक्ष शब्द ब्रजेश्वर प्रसाद के कहने पर ही संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया गया था। एक व्यक्ति थे सिब्बल लाल सक्सेना, बड़े व्यक्तित्व, अच्छे व्यक्ति थे, संविधानवेत्ता थे। इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में जिस प्रकार अनुच्छेद 40 आप पढ़ोगे कि ग्राम पंचायत का उल्लेख है, तो ग्राम पंचायत, ग्राम स्वराज, ये जिस प्रकार आप महात्मा गांधी की विचारधारा से संविधान लिखा है, उसी प्रकार आप क्या करो, इस प्रस्तावना में भी महात्मा गांधी का नाम जोड़ दो। तो सिब्बल लाल सक्सेना ने प्रस्ताव रखा कि आप प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द जोड़ें। प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव, ये प्रस्ताव दिया था सिब्बल लाल सक्सेना। सिब्बल लाल सक्सेना। आप ये देखोगे कि भारतीय संविधान में कई ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव दिया, कि इन्होंने कहा कि इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आप देवी शब्द जोड़िए। ठीक है, तो यानी ये प्रस्तावना में आखिर में कहे गए कथन और इनमें मुख्य मुख्य क्या विचारधाराएं थी लोगों की, क्या जोड़ना चाहिए, ये वो था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम जिस टॉपिक पर पहुंचे, प्रस्तावना हमने पीछे की क्लास में कंप्लीट की, आज उसके बारे में महत्वपूर्ण कथन क्या है उनके बारे में पढ़ा। आज हम जिस टॉपिक पर पहुंचे उनका नाम है अनुसूचियाँ। आज हम अनुसूचियों से स्टार्ट करेंगे। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, कैसे जुड़ी, क्या था ये प्रोसेस, अनुसूचियों में है क्या, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान जब बना तो उस समय भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 हुआ करती थी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, आपने पीछे पढ़ा होगा सन 1935 के अधिनियम में मैंने आपको बताया कि उस समय 10 अनुसूचियाँ हुआ करती थी, लेकिन मूल संविधान जब भारत का बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हुआ, उस समय या फिर जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उस समय कुल अनुसूचियों की संख्या 8 हुआ करती थी। धीरे धीरे जिस हिसाब से टाइम बढ़ता गया उस हिसाब से अनुसूचियों की संख्या भी बढ़ाई जाने लगी। उसी प्रकार आज हम इन 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रथम अनुसूची से। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची, ये प्रथम अनुसूची क्या है? यानी आज आप देखो, कहीं भी आप जाते हो, कहीं भी किसी भी देश में जाते हो, तो सबसे पहले देश में क्या देखते हो? उस देश में है क्या, उनमें राज्य कितने। जैसे आज मान लो आज आपको मैं अमेरिका के लिए भेज दूँ, तो सबसे पहले आपको अमेरिका के बारे में डिस्कस करना है। आप देखोगे कि अमेरिका में कौन कौन से राज्य हैं, कहाँ मुझे जाना है, तो आप जहाँ भी जाओगे, अमेरिका या किसी भी देश में जाओगे, सबसे पहले उस देश की जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करोगे। ठीक है, तो अनुसूची प्रथम में यही कहती है कि भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख मिलता है। भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ मिलेगा? भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख अनुसूची प्रथम 1 में। फिर आप पूछोगे ठीक है सर, आपने बताया कि भारत के राज्य क्षेत्रों को उल्लेख प्रथम है, तो दूसरी अनुसूची में क्या है? तो दूसरी अनुसूची, इस दूसरी अनुसूची में हमें क्या देखने को मिलता है कि जिस प्रकार प्रथम में हमने राज्य क्षेत्र पढ़े, उसी प्रकार दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी किस व्यक्ति को कितना वेतन दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। आप देखो भारतीय संविधान में इस दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा के सदस्य जो भी होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, इनको वेतन किस प्रकार दिया जाएगा, वेतन भत्तों का उल्लेख आपको अनुसूची 2 में मिलता है। ठीक है,
वेतन भत्तों का उल्लेख। ठीक है, वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है आपको अनुसूची 2 में। इसके तहत राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्लस लोकसभा उपाध्यक्ष और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्यपालों इनके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी न्यायाधीश रहते हैं उनके वेतन भत्तों का उल्लेख भी अनुसूची 2 में मिलता है। सुप्रीम कोर्ट, एससी से सुप्रीम कोर्ट, एचसी से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन। ठीक है, अनुसूची 2 से आप क्या पढ़ा कि अनुसूची 2 में वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है। इसके तहत राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो उपाध्यक्ष होते हैं उनके वेतन, राज्यपालों के वेतन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन का उल्लेख आपको अनुसूची 2 में मिलता है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर आपने राष्ट्रपति लिख दिया, राष्ट्रपति क्यों नहीं लिखा? आप ये देखोगे कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं मिलता। नोट लगा के लिखो ये बात। उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक है, यानी दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, ये पढ़ा दूसरी अनुसूची। अब आपको हो गया सर तीसरी अनुसूची बताइए। अब हम शुरू करते हैं तीसरी अनुसूची। पहले में पढ़ा राज्य क्षेत्र, दूसरे में पढ़ा वेतन, तीसरे में पढ़ेगा शपथ के बारे। ठीक है, तीसरी अनुसूची थर्ड अनुसूची हमें क्या कहती है? ये थर्ड अनुसूची ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी पद पर पहुंचेगा तो वो किस प्रकार शपथ लेगा, उसकी शपथ का प्रारूप कहाँ उल्लेख मिलता है? अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख मिलता है। अनुसूची में शपथ का उल्लेख, शपथ का उल्लेख। ठीक है, जिस प्रकार हमने अनुसूची 2 में वेतन भत्तों में ये कहा कि उपराष्ट्रपति का वेतन का उल्लेख यहाँ नहीं है, उसी प्रकार तीसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक, ठीक है, चलिए सर आगे शुरू करते हैं। अब अनुसूची 4 की बारी आएगी। 4 क्या कहता है? 4 ये कहता है कि राज्य की जो विधान परिषद है, राज्य में जो परिषद है उनमें सीटों का आवंटन किस प्रकार होगा, उस सीटों का आवंटन का उल्लेख अनुसूची 4 में मिलता है। चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची राज्य परिषदों में सीटों का आवंटन, यानी राज्य जो परिषद देती है उनमें सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा उसका उल्लेख अनुसूची 4 में मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार
अनुसूची 5, अब अनुसूची 5 में पढ़ते हैं। अनुसूची 1 में हमने पढ़ा आपके भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। अनुसूची 2 में हमने पढ़ा आपके वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है। 3 में पढ़ा कि शपथ का उल्लेख क्या है, किस प्रकार शपथ दिलाई जाती है। 4 में पढ़ा कि राज्य की परिषदें, राज्य परिषदों में सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा, उसका उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार अनुसूची 5 ये क्या कहती है कि अनुसूचित क्षेत्र जितने भी हैं, आप देखो छत्तीसगढ़ में कुछ कई जगह अनुसूचित क्षेत्र मतलब जहाँ जनजातियाँ निवास करती हैं। देखो आप राजस्थान के देख लो, राजस्थान में आप दक्षिण में जाओगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनजातियाँ ज़्यादा रहती हैं। आप देखते होंगे कि कई बार जब हम भर्तियाँ रहते हैं तो एक टीएसपी क्षेत्र आता है, एक नॉन टीएसपी क्षेत्र। टीएसपी को जहाँ ट्राइबल्स जनजातियाँ निवास करती है, ठीक है, उन क्षेत्रों में प्रशासन एसटी के लिए, खास तौर पर एसटी जो अनुसूचित जनजाति है, उनमें प्रशासन किस प्रकार होगा, उनमें नियंत्रण किस प्रकार होगा, इसका प्रावधान क्या है, उसका उल्लेख हमें अनुसूची 5 में मिलता है। पांच में क्या होता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति, ठीक है, कि प्रबंधन व नियंत्रण का प्रावधान। ठीक है, देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अनुसूचित क्षेत्र कहलाते हैं। कई जगह हैं ऐसे, राजस्थान में भी है, मैंने अभी आपको बताया। उसी प्रकार हर राज्यों में ऐसे ऐसे क्षेत्र आते हैं। अनुसूची 5 में ये पढ़ा। अब अनुसूची 6 क्या कहती है? 6 ये कहती है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन क्षेत्रों में आप देखते हो, असम में जिस प्रकार, मेघालय की बात करें, जिस प्रकार वहाँ पर गारो, खासी, जैंतिया 3 जनजाति रहती है, उन्हीं के नाम पर वहाँ की 3 चोटियाँ भी है, जिसके कारण वहाँ पर अधिक मात्रा में बरसात होती है। तो गारो, खासी और जैंतिया ये 3 जनजातियाँ मेघालय में निवास करती है। इसी प्रकार असम में भी बोडो, डोंगरी ऐसे कई प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है। ठीक है, तो असम, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा, इनमें जनजातियों का जो क्वांटिटी है वो अधिक होने के कारण वहाँ के लिए स्पेशल कहा गया है कि आप 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों में प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान इसी आधार पर करोगे। 6ठी अनुसूची। असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम में अनुसूचित जाति के प्रबंधन में नियंत्रण का प्रावधान। ठीक है, समझाया। प्रथम से हमने शुरू किया कि प्रथम में क्या क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र, दूसरे में वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्य परिषदों की सीटों का आवंटन किस प्रकार का, 5वें में अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों का प्रबंधन नियंत्रण, और 6ठे में स्पेशल रूप से असम, मेघालय और मिजोरम के बारे में उल्लेख मिलता है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में उल्लेख मिलता है। अब आप कहोगे सर कि हमें थोड़ा सा कि याद रहने के लिए कुछ ट्रिक बताइए। तो हाँ, मैं आपके लिए ट्रिक्स दिखाता हूँ। आपके सामने एक ट्रिक है, SPORTS, स्पोर्ट्स। ये क्या है? सुनते ही ये क्या है? गेम खिलाने वाले? नहीं, गेम नहीं खिलाने वाला। आपको मैंने एक ट्रिक पेश की आपके सामने। देखो, एस का मतलब है कि स्टेट, ठीक है, एस का मतलब है स्टेट, ठीक है। पी क्या कहता है? पी फॉर पेमेंट। हमें पेमेंट कैसे मिलेगी? तो पेमेंट का उल्लेख मिलता है पी से। ओ यानी ओथ,
ओथ यानी शपथ, ठीक है। एस से स्टेट्स, पी से पेमेंट, ओ से ओथ। आर क्या कहता है? आर ये कहता है कि राज्य परिषदों में सीटों का आवंटन, ठीक है। आर से आप राज्य परिषद याद रखना। टी से क्या कहता है? टी से ये कहता है कि जो ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइबल्स क्षेत्रों में जो जनजातियाँ निवास करती है, तुमने पढ़ा अनुसूची 5 में। टी से अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों का प्रबंधन और नियंत्रण का उल्लेख मिलता है, ये टी से हो गया। एस, एस यानी स्पेशल स्टेट्स। स्पेशल स्टेट्स में हमने पढ़ा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आप ट्रिक भी साथ में याद करना, ताकि इससे क्या होगा कि आपके कभी आपको बोलने में हो जाए कि अरे यार पहले में क्या था, दूसरे में क्या था, तो आप ये ट्रिक, स्पोर्ट्स सबको बताया जाए, नॉर्मल सी बात है, स्पोर्ट्स में क्या क्या होता है, तो आप इसको याद रखोगे और साथ में इसको नोट डाउन भी करोगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप ट्रिक याद रखना स्पोर्ट्स वाली, लिख लेना, चाहे नोट डाउन कर लेना। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स जो शुरू में मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई थी वो बता देता हूँ। अनुसूची, अनुसूची, अनुसूची मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में, मूल संविधान में इनकी संख्या, तो मूल संविधान में इनकी कुल संख्या थी 8, ठीक है। मूल संविधान में इनकी संख्या हुआ करती थी 8। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में इनकी संख्या 12 है, ठीक है। और 1935 अधिनियम में, 1935 अधिनियम में इनकी संख्या हुआ करती थी कुल 10, ठीक है। अनुसूचियाँ आपको पढ़ा, बाकी क्लास हम नेक्स्ट जो अनुसूचियाँ बची है, 6 बची है, उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।